छोटे छोटे एकदम क्विक फायर क्वेश्चन करने वाला हूँ। चार्ज अगेंस्ट यू, यू आर एरोगेंट। That people still call you to your face a mass murderer and they accuse you of being prejudiced against Muslims. कि शारदा का घोटाला 2002 के दंगों की बात आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरवाया एक किस्म की टोपी नहीं पहनते आप। दोस्तों, कल जो हुआ वो शायद भारत के मीडिया और पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा, जहां एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर मेन स्ट्रीम मीडिया की फेक और मिसलीडिंग रिपोर्ट का फैक्ट चेक करना पड़ा। और देखिए, इस पूरी स्टोरी के दो बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं। पर इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला एस्पेक्ट जो था वो था कि एक पीएम को खुद सामने आकर मीडिया को पब्लिकली करेक्ट करना पड़ा, और दूसरा एस्पेक्ट नरेंद्र मोदी एज अ पर्सन, जिनके खिलाफ 2002 से लेकर 2026 तक लगातार लांछन लगाए गए, जिनको मीडिया ट्रायल्स का फेस बनाया गया, जिन पर पर्सनल अटैक से लेकर गवर्नेंस तक हर चीज को सेंसेशनलाइज किया गया। उन्होंने सालों तक नैरेटिव्स पर सीधा रिएक्शन देने से बचने की कोशिश की, और शायद इसी वजह से उन्हें बार बार टारगेट भी किया गया कि वो प्रेस से इंटरैक्ट नहीं करते। लेकिन कल जो हुआ उसने एक बात क्लियर कर दी कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा इस हद तक पहुंच जाए जहां देश की इकोनॉमी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल इमेज को डायरेक्टली इंपैक्ट किया जा रहा हो, तो अब पीएम मोदी खुद सामने आकर जवाब देने को तैयार हैं। ये दोस्तों एक डायरेक्ट मैसेज था कि इनफ इज इनफ। दोस्तों, कल 15 मई को CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि भारत सरकार फॉरेन ट्रैवल पर टैक्स या सेस लगाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि वेस्ट एशिया क्राइसिस और बढ़ते ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट के चलते सरकार एक टेम्पररी मेजर ला सकती है जिससे फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। अब सोचिए, वेस्ट एशिया में ऑलरेडी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, ऑयल मार्केट सेंसिटिव है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली एशिया को मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के इस तरह की खबर चला दी जाए कि भारत फॉरेन ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शंस या एक्स्ट्रा टैक्स लगाने जा रहा है, तो इसका साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। और इसी वजह से देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर आकर इस रिपोर्ट को टोटली फॉल्स बताया और साफ कहा कि फॉरेन ट्रैवल पर किसी टैक्स या रिस्ट्रिक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद देखिए, CNBC TV 18 को पब्लिक करेक्शन इशू करना पड़ा और रिपोर्ट विड्रॉ करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, यहां सिर्फ करेक्शन स्टोरी का एंड नहीं हो सकता। असली सवाल यह है कि क्या उन जर्नलिस्ट और एडिटोरियल इकोसिस्टम को अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने इतनी सेंसिटिव और मिसलीडिंग स्टोरी को बिना प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के सर्कुलेट होने दिया। क्योंकि मीडिया सिर्फ TRP का प्लेटफॉर्म नहीं होता, मीडिया नैरेटिव शेप करता है, मार्केट सेंटिमेंट्स इफेक्ट करता है, इंटरनेशनल परसेप्शन इन्फ्लुएंस करता है, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। इस पूरे इशू में देखिए, कुछ नाम सामने आते हैं: टिम्सी जयपुरिया, लता वेंकटेश, मिताली मुखर्जी, शिरीन भान और उदयन मुखर्जी। सबसे पहले बात एडिटर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी टिम्सी जयपुरिया की, जो कि इस ब्लंडर मिसलीडिंग रिपोर्ट की सोर्स थी। नेचुरली देखिए, एडिटोरियल क्लियरेंस के बिना इतनी बड़ी फाइनेंशियल पॉलिसी स्टोरी पब्लिश नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यही है, क्या प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ था? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टैंड लिया गया था, या सिर्फ सोर्सेस के नाम पर एक स्पेक्युलेटिव नैरेटिव को हेडलाइन बना दिया गया? देखिए, टिम्सी जयपुरिया कथित तौर पर आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड और सिलेक्टिव कमेंट्री करती आई हैं। हिंदू मुस्लिम इंसिडेंट्स और पॉलिटिकल इश्यूज पर उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इसीलिए जब ऐसी मिसलीडिंग स्टोरी पब्लिश होती है तो नेचुरली पब्लिक एडिटोरियल इंटेंट को भी क्वेश्चन करती है। अब देखिए, बात करते हैं लता वेंकटेश की। वो CNBC TV 18 की कंसल्टिंग एडिटर रही हैं और ये भी सेलेक्टिव फ्रेमिंग और पॉलिटिकली लोडेड कमेंट्री के लिए मशहूर है। सोचिए, जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी देश में फ्यूल कंजर्वेशन, फॉरेक्स स्टेबिलिटी और बिहेवियरल डिसिप्लिन की अपील्स कर रहे थे, उसी दौरान लता वेंकटेश ने नरेंद्र मोदी का 2012 का एक पुराना ट्वीट रीपोस्ट किया। नैरेटिव ये क्रिएट किया गया कि जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए थे तब मोदी उसे गवर्नमेंट फेलियर बताते थे, लेकिन अब उनकी खुद की सरकार फ्यूल प्राइसेस बढ़ा रही है।
लेकिन यहां देखिए कंटेक्स्ट को कन्वीनियंटली इग्नोर किया गया। 2012 और 2026 की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। उस वक्त ना वेस्ट एशिया में लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट था, ना ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिसरप्शन का इतना बड़ा थ्रेट था। आज की सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। ग्लोबल एनर्जी अनसर्टेनिटी है, वॉर लाइक कंडीशंस हैं, शिपिंग और ऑयल रूट्स प्रेशर में हैं। ऐसे वक्त में अगर भारत अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव प्लानिंग करता है, रिजर्व सिक्योर करता है या टेम्पररी प्राइस एडजस्टमेंट्स करता है, तो उससे फेलियर कहना सिंपलिस्टिक पॉलिटिकल फ्रेमिंग है। क्योंकि गवर्नेंस का काम सिर्फ करंट ऑप्टिक्स मैनेज करना नहीं, फ्यूचर शॉक्स के लिए देश को प्रिपेयर करना भी होता है। और इंटरेस्टिंगली जैसे ये देखिए पीएम मोदी ने सीएनबीसी की रिपोर्ट को पब्लिकली फैक्ट चेक किया, लता वेंकटेश ने अपना रिपोस्ट क्वाइटली रिमूव कर दिया। बाकी फॉर्मर मार्केट एडिटर और सीएनबीसी टीवी 18 की प्रोमिनेंट एंकर मिताली मुखर्जी अब रॉयटर्स ज्वाइन कर चुकी हैं। रॉयटर्स पर भी भारत की पॉलिसीज और डेमोक्रेसी नैरेटिव्स को लेकर बायस फ्रेमिंग के एलिगेशंस देखिए लगते रहे हैं। मिताली मुखर्जी खुद भी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर क्रिटिकल कमेंट्री करती रही हैं। इसी तरह फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर उदयन मुखर्जी भी ओपनली पीएम मोदी और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर शार्पली क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। और फिर देखिए सवाल नेचुरली सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान तक भी पहुंचता है। अगर न्यूज रूम में रिपीटेडली ऐसी कंट्रोवर्शियल या मिसलीडिंग रिपोर्टिंग हो रही है तो एडिटोरियल अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल तक क्यों नहीं डिस्कस होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये भी पहली बार नहीं है जब सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्टिंग पर क्वेश्चंस उठे हों। इससे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी कई बार सीएनबीसी की रिपोर्टिंग को पब्लिकली करेक्ट कर चुकी हैं, जिसके बाद सीएनबीसी चुपचाप पोस्ट डिलीट करके निकल जाता है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। तो देखिए क्रिटिसिज्म और जर्नलिज्म डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सरकार को क्वेश्चन करना मीडिया का हक भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जर्नलिज्म और नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। जैसे पहलगाम अटैक के दौरान हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, जब मीडिया में तरह तरह की फेक न्यूज और भ्रामक खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया फैला रहा था। सोचिए पीआईबी फैक्ट चेक और एमई फैक्ट चेक नाम से सरकार को सोशल मीडिया पर अकाउंट्स भी बनाने पड़े ताकि आम जनता तक किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले। लेकिन फिर भी कुछ मीडिया के तत्व ऐसे हैं जो फैक्ट से पहले प्रोपेगेंडा बेचना चाहते हैं। जब सोर्सेस के नाम पर स्पेकुलेशन को फैक्ट बनाकर प्रेजेंट किया जाए, जब टीआरपी और वायरलिटी के लिए नेशनल सेंसिटिविटी को साइड पर रख दिया जाए, और शायद इसीलिए कल पीएम मोदी का डायरेक्ट इंटरवेंशन सिंबॉलिक भी था और हिस्टोरिक भी। ये सिर्फ देखिए एक फेक रिपोर्ट का रिबटल नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि मिस इन्फॉर्मेशन को अब बिना चैलेंज किए छोड़ दिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। एंड में सवाल दोस्तों आपसे है मेरा, क्या सिर्फ एक करेक्शन ट्वीट काफी है, या फिर देश को यह भी डिस्कस करना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अकाउंटेबिलिटी, वेरिफिकेशन और एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टैंडर्ड एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? प्लीज आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।